ह्यूमैनिटीज़ साइंस में आपका स्वागत है। हम लोग झारखंड का इतिहास देख रहे हैं। इसमें से हम लोग प्राचीन झारखंड का इतिहास देख चुके हैं। मध्यकालीन झारखंड का इतिहास जो है वो आज हम लोगों को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास झारखंड दिल्ली सल्तनत से। तो 119 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था। तो समकालीन देखना है। समकालीन का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे अभी हमारे भारत में अगर बात करें तो भारत के अभी प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। तो इसी समय में मान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, और भी देशों की बात अगर हम लोग करेंगे तो वो समकालीन कहलाएंगे। मतलब अभी जैसे पूरे विश्व में जितने सारे लीडर हैं वो सभी एक काल के कहलाएंगे, उसको समकालीन कहते हैं। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था। तो उस समय छोटा नागपुर खास में कौन शासन कर रहा था। तो उस समय हरिकर्ण शासन कर रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 120 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति डैश ने 1310 में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूली की थी। तो क्वेश्चन में हमको बताना है कि उसके सेनापति का नाम क्या था। तो उसका सेनापति का नाम था छज्जू मलिक। वो छज्जू मलिक हैं जो 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण करके वसूली किए हुए थे। 121 नंबर क्वेश्चन है किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पे अधिकार किया था। तो तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश वो क्या है कि संथाल सरदार जो थे उनको यहाँ पे हरा दिया गया था और बीघा के किले पे वो अधिकार कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो सतगांव को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है सूर्यवंश की स्थापना गंगवंश के मंत्री, उसका नाम बताना है ना, की थी। तो मतलब सूर्यवंश की स्थापना गंगवंश के कौन से मंत्री ने की थी। तो ये जो है वो कपिलेंद्र हैं। तो कपिलेंद्र जो है वो गंगवंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। तो कोराम्बे में जो है वो किन दो राजवंशों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये जो है रक्सैल वंश और नागवंश। तो रक्सैल वंश और नागवंश ये दो वंश थे जहाँ पे जिन दोनों के बीच में कोराम्बे में भीषण युद्ध हुआ था। निम्न में से किसे झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जैसे झारखंड की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है। तो झारखंड की हल्दी घाटी का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे बहुत ही युद्ध हो चुके हैं। तो कोराम्बे है जिसको मतलब झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे। तो पुस्तक का नाम है चैतन्य चरितामृत। ठीक है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है कृष्णदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में मिलता है। तो कोराम्बे का जो उल्लेख है वो चैतन्य चरितामृत में मिलता है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में मुगल वंश। तो मुगल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश के समय पलामू में किसका शासन था। तो मुगल वंश के समय पलामू में रक्सैल वंश का शासन था। द नागवंशी एंड द चेरोज एक पुस्तक है, द नागवंशी एंड द चेरोज, जिसके लेखक का नाम है कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के भी इनको बोला जाता है। बी वीरोत्तम ने चेरो वंश का संस्थापक किसे माना है। तो बी वीरोत्तम के अनुसार से चेरो वंश का संस्थापक भगवत राय को माना जाता है। शेर शाह ने किसे पराजित कर राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो शेर शाह जो हैं वो मतलब हुमायूं को पराजित किए हुए थे और राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किए थे। आप लोगों को पता होगा कि मतलब बीच में जो है मुगल काल के बीच में जो है वो 15 साल का शासन जो है वो मतलब अफ़गान शासकों का रहा था। और उसमें से एक अफ़गान शासक जो थे वो जिनका नाम है शेर शाह सूरी, जिनके बारे में आप सबों ने भी काफ़ी सुन रखा होगा। तो शेर शाह सूरी जो है वो हुमायूं को हराए थे, पराजित किए थे। उसके बाद वो सत्ता में आए थे और लगभग 15 वर्ष का शासन शेर शाह सूरी वंश का रहा। बाद में इनका पुत्र आया था और फिर उन्हें हरा करके जो है वो हुमायूं वापस गद्दी में बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। तो चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जो है वो मेदिनी रॉय हैं।
टकोरोई की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो टकोरोई की लड़ाई जो है वो अब्दुल रहीम खाने खाना जुनैदी कर्रानी के बीच में हुई थी। तो टकोरोई की लड़ाई जो है वो अब्दुल रहीम खाने खाना और जुनैद कर्रानी, ठीक है, तो इनके बीच में हुआ था। एक व्यक्ति का नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना और दूसरा व्यक्ति का नाम है जुनैद कर्रानी, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होने देना है। मुग़ल आक्रमण के समय नागवंश का शासन कौन था? तो मधुकर शाह वो मुग़ल वंश के आक्रमण के समय नागवंश के शासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मधुकर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मुग़ल अधीनता स्वीकार कर मानसी के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया था? तो रंजीत सिंह जो है वो मुग़ल अधीनता स्वीकार कर मानसी के अंगरक्षक दल में शामिल हो गए थे। चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो मानसी जो है, मानसी उनके नेतृत्व में चेरो राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने सेना भेजी थी, तो मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसी ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? तो मानसी जो है रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण करवाए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया भी है कि मानसी जो है वो कहाँ पे किले का निर्माण करवाए थे? तो रोहतासगढ़ में किले का निर्माण करवाए थे। अकबर ने किसके नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किया था? तो टोडरमल के नेतृत्व में। अकबर जो है वो टोडरमल के नेतृत्व में तेलियागढ़ पर अधिकार किए थे। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस राजवंश का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था? तो मुगल वंश जो है वो उनका ध्यान जब शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे के बारे में पता चला था तो उनका ध्यान उधर की ओर आकर्षित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की मृत्यु के बाद किसने मुगलों की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था? तो जब अकबर का मृत्यु हो गया था तो दुर्जन साल जो है वो क्या किए थे कि मतलब मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किए, वो बोले कि अब हम आपके अंडर में नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है? तो हम लोग देखेंगे कि जहांगीर का एक आत्मकथा है तुजुक के जहांगीरी, उसमें वो शंख नदी का वर्णन करते हैं। शंख नदी जो झारखंड में बहती है वहाँ पे वो वर्णन करते हैं कि उस नदी में हीरो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी? तो जहांगीर के ही समकालीन थे दुर्जन साल, तो जहांगीर जो है वो दुर्जन साल को शाह की उपाधि दिए थे। दुर्जन साल ने कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो दुर्जन साल जो है वो 6000 का वार्षिक कर देना स्वीकार किए थे। कर का मतलब टैक्स है यहाँ से। नेक्स्ट है किस चेरो राजा ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा था? तो सहबल राय जो हैं, सहबल राय वो चेरो राजा थे जो सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूट लिए थे। शाहजहां ने विद्रोह कर कब राजमहल क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो 1622 ईस्वी में जो है वो शाहजहां जो है वो विद्रोह करते हैं और राजमहल क्षेत्र को अपने अधीन में कर लेते हैं। शाहजहां ने किस चेरो राजा को 1000 मनसब प्रदान किया था? तो शाहजहां जो है वो प्रताप राय को 1000 मनसब प्रदान किए थे। औरंगजेब के किस पलामू का औरंगजेब ने किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? तो मनकली खां जो है, मनकली खां को औरंगजेब ने पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था? तो जो हमारे मेदिनी राय हैं मतलब जो काफ़ी प्रतापी राजा हुए मतलब चेरो शासक के, उनके टाइम में कृषि के लिए स्वर्ण युग कहा गया। मतलब वो किसानों का काफ़ी ख्याल रखते थे, कैसे भूमि सुधार करना है, मतलब उपज कैसे ज़्यादा हो, सिंचाई की कैसे व्यवस्था हो, इसके लिए जो है वो मेदिनी राय काफ़ी काम किए थे और इसीलिए कृषि के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। चेरो शासक उस समय मेदिनी राय थे। मेदिनी राय के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो मेदिनी राय के बाद जो है वो रुद्र राय जो हैं वो अधिकारी बने हुए थे। किस शासक ने चुटिया का राम मंदिर बनवाया था? तो चुटिया का राम मंदिर जो है वो रघुनाथ शाह ने बनवाए थे। किस किले में प्रसिद्ध नागपुरी दरवाज़ा स्थित है? तो पलामू का जो किला है जहाँ पे प्रसिद्ध नागपुरी दरवाज़ा स्थित है। मुगलों ने कहाँ एक शाही टकसाल स्थापित की थी? तो राजमहल जो है वो राजमहल में मुगलों ने एक शाही टकसाल स्थापित की थी। टकसाल जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं। कुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कुंडा राज्य की स्थापना जो है वो राम सिंह ने की थी।
किस शासक ने रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दी थी? तो दलेल सिंह जो है वो दलेल सिंह क्या किए थे, तो पहले रामगढ़ की राजधानी बादाम थी, बादाम से जो है वो रामगढ़ ले आया गया। रामगढ़ पूरे राज्य का नाम था, तो दलेल सिंह जो है वो बादाम से राजधानी को रामगढ़ की ओर स्थानांतरित कर लेते हैं। किस मुगल सेनापति द्वारा 1641 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण किया गया था? तो 1641 ईस्वी में शाइस्ता खां जो थे मुगल सेनापति, जो पलामू पर आक्रमण किए थे। तो ये मध्यकालीन इतिहास से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिनको याद करना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं आधुनिक इतिहास पे। तो हम लोग झारखंड का आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। तो ये झारखंड का आधुनिक इतिहास कहने का मतलब हुआ कि भारत के आधुनिक इतिहास के ही पैरेलल हम लोग चलेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्न में से किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था? तो मुगलों को कर देना बंद जो कर दिए थे वो यदुनाथ शाह थे। यदुनाथ शाह जो है वो मुगलों को कर देना बंद कर दिए थे। 1734 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने कहाँ आक्रमण किया था? तो अलीवर्दी खां आप लोगों को याद होगा बंगाल के शासक थे। तो बंगाल के शासक थे, तो ये जो हैं वो चतरा पर आक्रमण किए थे 1734 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नागवंशी शासक के शासनकाल में मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था? तो उदय शाह जो हैं वो उदय शाह का शासनकाल था, नागवंशी शासक थे, जिसमें मराठों का प्रथम आक्रमण झारखंड पर हुआ था। किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था? तो वो नागवंशी शासक का नाम बताना है जिसमें अंग्रेज जो है वो झारखंड में पहली बार प्रवेश किए थे। तो उस समय दर्पनाथ शाह जो है वो नागवंशी राजा थे जिस समय अंग्रेज पहली बार झारखंड में प्रवेश किए। हिदायत अली खां ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो जो हिदायत अली खां थे वो हुसैनाबाद को अपनी राजधानी बनाए थे। 1748 से 1750 में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मीर हबीब जो हैं वो मीर हबीब के टाइम में उसका मतलब वो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें 1748 से 50 ईस्वी के बीच में मराठों ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की थी। किस नागवंशी शासक ने मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया था? तो जो नागवंशी शासक हैं जिनका नाम था दीपनाथ शाह, तो दीपनाथ शाह जो है वो मराठों के आतंक से मुक्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिए हुए थे। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेना है कि अब यहाँ पे मराठा को नेगेटिव सेंस में नहीं देखना है कि मतलब वो जो है वो मतलब एक्चुअली क्या होता था कि राजा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का विस्तार करता था, अपने शक्ति में वृद्धि करता था। तो उस बीच में अंग्रेज उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते थे और राजा को तोड़ते थे। हर राजा मतलब अपने शक्ति का विस्तार करना चाहता था, क्षेत्र का विस्तार करता था। और एक कारण ये भी रहा कि राजाओं के बीच में आपसी सहमति नहीं होती थी, तो उसका भी फ़ायदा जो है अंग्रेज़ भरपूर उठाए और यहाँ भी वही किया गया। तो मतलब मराठा जो है वो यहाँ पे आतंक मचा रहे थे, तो उस समय जो नागवंशी शासक दीपनाथ शाह थे उन अंग्रेज़ से सहयोग लिए। और सभी को पता है परिणाम क्या होता है कि अंग्रेज़ तो चाहते थे कि उनसे उनका सहयोग लिया जाए और फिर बाद में वो उसी क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल की किलेबंदी कब करवाई थी? तो राजमहल की किलेबंदी जो है वो 1712 ईस्वी में बंगाल के नायब नवाब ने किलेबंदी करवाई थी, राजमहल की किलेबंदी करवाई थी। क्षय राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो क्षय राज्य की राजधानी जो है वो बीघा में थी। क्षय राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो क्षय राज्य की राजधानी बीघा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1620 ईस्वी में किसने स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की? तो 1620 ईस्वी में जो है वो विक्रम सिंह जो है वो मतलब स्वतंत्र सरायकेला राज्य की स्थापना की। मतलब सरायकेला जो पहले था वो स्वतंत्र नहीं था, मतलब इकलौता पार्ट नहीं था, वो किसी क्षेत्र में मिला हुआ था। वहाँ से विक्रम सिंह जो है वो सरायकेला को एक अलग राज्य बना लेते हैं। राज्य का मतलब यहाँ पे वो अभी का नेशन मतलब स्टेट से नहीं है, बल्कि वो एक राजा का जो क्षेत्र होता था उसको राज्य बोला जाता था। अब हम लोग जो है वो झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन पढ़ते हैं और देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आगमन से क्या क्या प्रश्न यहाँ पे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण कब हुआ था? तो झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण जो है वो 1767 ईस्वी में हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी
और इलाहाबाद की संधि में जो है वो रॉबर्ट क्लाइव समझौता के लिए आए हुए थे और संधि करने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही मतलब कूटनीतिक व्यक्ति थे, तो वो क्या करते हैं कि मतलब मजबूर करते हैं और मतलब जो मुग़ल शासक हैं उनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है वो दीवानी ले लेते हैं। दीवानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ से ज़मींदारी टैक्स जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो है वो मतलब ये लोग वसूलते, ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलती। और ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलती तो उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है वो पूरा एक ही क्षेत्र हुआ करता था। हम लोग देखेंगे जब बंगाल प्रेसिडेंसी में, अभी हम लोग अभी के अनुसार से देखते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और झारखंड, बिहार, बंगाल एक हुआ करता था। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि 1912 ईस्वी में फिर पहले विभाजन किया जाता है। 1905 में जो बंगाल विभाजन का बात चलता है तो उस समय जब स्वदेशी आंदोलन उठता है तो बाद में फिर 1912 ईस्वी में जो है वो बिहार, बंगाल अलग अलग हो जाते हैं। फिर बिहार से फिर झारखंड जो है सन 2000 ईस्वी में अलग होता है। तो वही है कि झारखंड ईस्वी में पदार्पण कब हुआ था, मतलब बिहार में कब पदार्पण हुआ था, तो 1767 ईस्वी में पहली बार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण झारखंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी ने किसके नेतृत्व में सेना को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो जो फर्ग्यूसन है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्ग्यूसन के बारे में, और एक बार हम लोग जॉन लॉकी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लॉकी और फर्ग्यूसन से काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। तो फर्ग्यूसन जो है वो फर्ग्यूसन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिंहभूम पर आक्रमण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे शासक नियुक्त किया था। तो कंपनी जो है वो जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके नीमू ढाल को मतलब सत्ता पे बैठाए थे। देखिए ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि मतलब जो राजा को गद्दी पे बैठाएं, अगर वो राजा उनके अनुसार से काम नहीं कर रहा है, ब्रिटिशर्स के अनुसार से काम नहीं कर रहा है, तो वो क्या करते थे, उसको हटा करके दूसरा को बैठाते थे। मतलब उनको राजा नहीं चाहिए होता था, कठपुतली चाहिए होता था। वो जैसा करे, वो अगर राजा लोग वैसा कर रहा है तब तो बहुत सही है, अगर नहीं कर रहा है तब तो फिर दिक्कत है। तो हम लोग देखेंगे कि मतलब सबसे पहले तो जो है वो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। तो फिर उसके बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर का युद्ध होने का मुख्य कारण भी वही होता है कि मतलब जिस राजा को ब्रिटिश बैठाते जाता है वो उसके अधीन में काम नहीं करते हैं तो बदलते जाता है, और फिर परिणाम यही होता है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होता है। और 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो वो ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। वो इंडिया में एक तरह से पूरा उन लोगों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और वो लगभग पूरे भारतवर्ष पर राजनीतिक कब्जा कर लेते हैं। बाद में आर्थिक कब्जा भी हो जाता है। तो ये सारे कुछ चलते रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस एवं पोड़हाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी। तो एक अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस है और पोड़हाट के जो राजा थे उन दोनों के बीच में संधि कब हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो 1773 ईस्वी में संधि हुई थी। और आप लोगों को याद होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था कि मतलब कैसे कंपनी को रेगुलेट करना है, और वो वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होती थी वो वहाँ से मतलब कानून बना करके भेजती थी, तो उसी को बोला जाता था रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन है 1773 ईस्वी में कंपनी ने छोटा नागपुर, खास, पलामू तथा रामगढ़ को एकीकृत करके जिला बनाकर उसकी व्यवस्था का भार किसे सौंपा। तो देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन में एक ऐसा लग रहा है, तो जो जैकब थे, ठीक है, तो जैकब के नेतृत्व में, मतलब या बोल सकते हैं जैकब को ये भार, उसकी व्यवस्था का भार सौंपा गया था। तो जो 1773 में कंपनी है वो छोटा नागपुर, खास मतलब जो छोटा नागपुर पठार है, फिर पलामू हो गया तथा रामगढ़ हो गया, इन सबको एकीकृत करके एक ज़िला बना दिया गया और उसकी व्यवस्था जो है वो जैकब को सौंपी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी ने कब सरायकेला को राजस्व राज्य घोषित कर दिया। ठीक है, तो कंपनी जो है वो 1899 ईस्वी में सरायकेला को राजस्व राज्य घोषिट कर दिया। हम लोग थोड़ा देर पहले देख चुके थे कि सरायकेला जो है वो सरायकेला को विक्रम सिंह जो है वो स्वतंत्र राज्य बनाए थे 1665 ईस्वी में, तो वो उनके अधीन में था। तो अब क्या होता है कि राजस्व राज्य घोषित कर दिया गया 1899 में। कंपनी जो है वो क्या करती है कि वहाँ की सारी जो राजस्व आएगा वो अपने पास रखेगी उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित कर अंतिम रूप से राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित करा दिया। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मतलब 1763 ईस्वी में जो है मेजर एडम्स थे,
मेजर एडम्स क्या करते हैं कि मीर कासिम को पराजित कर देते हैं और अंतिम रूप से जो राजमहल क्षेत्र होता है उस पर मतलब अंग्रेज का अधिकार स्थापित हो जाता है। तो ये मेजर एडम्स जो है वो मीर कासिम को 1763 में पराजित करके ऐसा करते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम ने कितने लाख वार्षिक में अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दी थी? तो 26 लाख रुपए वार्षिक। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो इस इलाहाबाद की संधि में जो मुगल बादशाह शाह आलम थे, तो शाह आलम को मजबूर किया गया कि आप जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो अंग्रेज़ों को दे दीजिए, आप क्योंकि युद्ध में हार चुके हैं, और नहीं दीजिएगा तो फिर तो आप पे ये होगा कार्रवाई, या मतलब एक प्रकार का दबाव ही था। और उस कूटनीतिज्ञ में क्या किया जाता है कि बहुत चालाकी से जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो अंग्रेज अपने में ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है वो ना तो मुगल बादशाह और ना ही जो बंगाल के उसमें राजा थे वो वहाँ पे टैक्स वसूली करेंगे, बल्कि अब वहाँ जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किसानों से टैक्स वसूली करेगी, और वो टैक्स वसूली करेगी, जितना टैक्स होगा वो रखेंगे। बस उनको सालाना 26 लाख रुपये देना पड़ता था शाह आलम को। तो क्या होता था कि साल में 26 लाख रुपया देंगे, बाकी जितना हुआ वो सारे के सारे अंग्रेज का हो जाता था। और जितना हुआ का यहाँ पे ये तात्पर्य हुआ कि अब अंग्रेज जितना चाहे उतना टैक्स ले सकते थे, परेशान करके, मारपीट करके। तो वो उस प्रकार से उनका शोषण वहाँ से और भी ज़्यादा क्रूरता की ओर चल जाता है। और इसमें एक सबसे बुरा रूप जो आता है, वो बुरा रूप तब आता है जब कंपनी के जो लोग होते हैं, कंपनी के जो सेवक जिसको बोला जाता है, मतलब कंपनी में जो काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो क्या करते थे कि मतलब लोगों से मार पीट करके, वसूल करके वो ज़्यादा पैसा वसूलते थे और वहाँ पे बहुत कम देते थे। तो वहाँ पे भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था कंपनी में, वो अपना व्यापार भी चलाते थे। तो यहाँ से किसानों पे शोषण और ज़्यादा मतलब जो है वो बढ़ जाता है, और किसानों पे अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मतलब वो बाद में लगान देने की स्थिति में भी नहीं आ जाते हैं। और अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब वो इतना ज़्यादा शोषण करती थी कि मतलब किसी वर्ष फसल भी खराब हो तब भी उनसे पूरे पैसे लिए जाते थे, लगान कभी माफ़ नहीं किए जाते थे। तो परिणाम ये हुआ कि बाद में बहुत सारे जो हैं वो किसान आंदोलन भी होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इतना ही देखते हैं। और अब जो है अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। क्योंकि जब इतना सारा शोषण होगा तो ऑब्वियसली कहीं भी जब शोषण होता है तो शोषण का अंत भी होता है, भले कुछ ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन शोषण का अंत होना निश्चित ही है, कितना से कितना क्रूर क्यों ना हो। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस में जुड़े रहने के लिए।